हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और इतने ठंड में अपना ख्याल भी रखते होंगे। आप लोग जो सबसे पहला काम है वो आप लोग ये करोगे कि अपने हेल्थ का ख्याल रखोगे। क्यों? क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम है नहीं, ठीक है। और ऐसे में आप लोग के दिमाग में पहले से ही बहुत कुछ चल रहा है, थोड़ा घबराहट है, थोड़ा टेंशन है, कैसे कंप्लीट करें इतने कम समय में। ये सब कुछ जो है आपके दिमाग में जो चलता रहता है, ठीक है। तो ऐसे में अपने हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ जो है वो आप लोग क्या करेंगे, ये सब जो आपके दिमाग में चल रहा है इसे बाय बाय कीजिए, ठीक है। इसे बाय कीजिए और दिमाग से बाहर निकालिए। हमें जितना भी पढ़ेंगे, यानी हम जितना भी पढ़ रहे हैं उतने को ही हमें अच्छे से पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि सब का सब एकदम कंप्लीट ही हो जाए, पूरा हमारे केवीएस का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा सब कंप्लीट हो जाए, ये संभव नहीं है, ठीक है। जो फैक्ट है ये संभव नहीं है कि सब कंप्लीट हो जाए। लेकिन हाँ, ये है कि हम जितना पढ़ रहे हैं, जो भी हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारे एग्ज़ाम में हमारे यूज़ का होगा वो हम पढ़ रहे हैं। और क्या करेंगे, हम उसे ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। इतने अच्छे से पढ़ना है कि हमारे दिमाग में वो सब सेट कर जाए, हमें उसके लिए फिर मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। तो दिमाग से ये सारे जो कचरे आप लोग के चल रहे हैं, ये सब जो बेकार चीज़ जो हो रही है आप लोग के अंदर, वो सबको बाय कीजिए कि चलो ये सबको माइंड से हटाओ। जो भी हम पढ़ रहे हैं, जितना हमारे पास समय है, जितना हम मेहनत कर पा रहे हैं, हम उतना ही करेंगे, और लेकिन उतने को ही बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। एकदम अच्छे तरीके से कि वो हमारे दिमाग में सेट कर जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी की बुक क्लास 6, ठीक है। जिसमें हमने क्या किया था, हमने क्लास 6 की चैप्टर 4 आरंभिक नगर का एक क्लास जो है वो हमने कल कर लिया है, और इसकी आज ये दूसरी क्लास होगी, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहला जो काम करेंगे, क्या करेंगे, दिमाग में ये सेट करके बैठेंगे कि हमें रटना नहीं है, ठीक है। सबसे पहला काम, हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। हमें समझना है, सिंपल चीज़ है कि हम इसे समझेंगे, हम रटेंगे नहीं। क्यों? हिस्ट्री तो रटने का चीज़ होती है ना, सब रटते हैं तो हम भी रटेंगे ना? नहीं। आप क्या कहानियों को रटते हो? आपकी दादी ने जो कहानी आपको बताई, जो सुनाई है बचपन में, उसे आप लोग रटे हो कभी बैठ के कि हाँ मेरी दादी ने ये कहानियाँ सुनाई है मुझे कि ऐसा होता था, फिर एक राजा आती थी, फिर एक रानी आता था और एक लेकर चला जाता था। रटते हो? नहीं। उस कहानी को क्या करते हो आप लोग, सिर्फ ध्यान से सुनते हो और उसे समझ जाते हो। फिर उसके बाद आप लोग से अभी भी पूछा जाए उस कहानी के बारे में तो आप लोग बता दोगे, आप लोग के ध्यान में वो अच्छे से है। तो वो कैसे है? क्योंकि आप लोगों ने उस कहानी को बहुत इंटरेस्ट के साथ सुना है, ठीक है, इसलिए वो आप लोग को याद है वो कहानी। तो वैसे ही हम जो हिस्ट्री जो पढ़ते हैं वो भी एक कहानी है, ठीक है। हमें जानना है बस क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ आई है, कैसे बदलाव हुआ है, हमें ये क्या जानना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए रटेंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे। हम लोग ध्यान से सुनेंगे, और जब ध्यान से सुनोगे तभी आप लोग के क्या करेगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर आप लोग से 2 साल बाद भी पूछा जाए, 5 साल आप लोग बूढ़े हो जाओ तब भी पूछा जाएगा, तो क्या कहोगे, आप लोग आराम से ये कहानी जो है वो बता दोगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें समझना है। और अपना जो समय दे रहे हो, कहीं भी किसी भी जगह पे अगर आप अपना टाइम दे रहे हो कहीं पे, तो ये दिमाग में सेट करके उस टाइम को देना है कि अगर हम यहाँ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें दिमाग में सेट कर लेना है कि हमें इसी क्लास में हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट करना है। पूरा हिस्ट्री हमें कंप्लीट करना है, समझ लेना है। ऐसा नहीं हो
कि यहाँ पे भी समय दे रहे हो और फिर अलग से एनसीईआरटी की बुक को खोल के आप लोग मेहनत कर रहे हो। तो वैसे में क्या होगा, उधर भी समय गया आपका और फिर इधर भी समय गया आपका। ठीक है, तो जो भी आपके क्लास में पढ़ाया जाएगा वो सब आपके एनसीईआरटी की बुक से ही है। आप लोग को एनसीईआरटी के बुक के पीछे मेहनत बिल्कुल नहीं करना है, वो मेहनत मुझे करना है। ठीक है, आप लोग को बस इतना ही मेहनत करना है कि अपने दिमाग को लेके अच्छे से शांति माहौल में बैठना है और सुनना है। ठीक है, और आप लोग को उससे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करना है। आप लोग का मेहनत करने का जो काम है एनसीईआरटी के बुक के पीछे, वो काम मेरा है। क्लियर? तो अगर यहाँ पे समय आप लोग दे रहे हो तो पूरा माइंड में हिस्ट्री आपका सेट हो जाना चाहिए, इस क्लास में ही सेट हो जाना है। इसके बाद आप लोग को बुक ना खोलने की ज़रूरत पड़े और ना फिर कहीं और देखने की ज़रूरत पड़े, वैसे पढ़ना है। ऐसे में क्या होगा, आपका समय भी बच गया। ठीक है, समय भी बच गया, आप समझ भी गए और आपको दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एग्ज़ाम के टाइम में क्या करोगे, बस पॉइंट्स को कुछ कुछ एक बार रिवाइज कर लेना है और कुछ नहीं। क्लियर है? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग आरंभिक नगर पढ़ रहे थे, जिसकी पहली क्लास हो चुकी है। आज जो है इसकी दूसरी क्लास होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आ जाएंगे और आप लोग को समझ भी नहीं आएगा कि क्वेश्चन आए किससे हैं, ये जो पॉइंट है वो आ कहाँ से गए, ये आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। तो अच्छे से समझना है। तो जो भी इसकी पहली वाली वीडियो को, इसके पहले क्लास को, आरंभिक नगर का जो पहला क्लास है उसे नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो चलिए शुरू करें। आज हम पढ़ेंगे मोहनजोदारो। अब ये कहाँ है, ये आप लोग की पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर था। ठीक है, ये कहाँ था, पाकिस्तान में था, सिंध प्रांत के लड़काना जिले में और सिंधु नदी के किनारे स्थित था। समझ आया? हमारा जो हड़प्पा था, कल के क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हड़प्पा। ठीक है, जो हमारा आरंभिक नगर था, यानी कि सबसे पहले जो हम समझे थे आरंभिक नगर, जो हमारा पहले का यानी कि आरंभ का, शुरुआत का नगर। ठीक है, वो हमारा क्या था, हड़प्पा था। हड़प्पा के बारे में हमने पढ़ा, हमारा प्रारंभिक नगर था। और उसके बाद हमने वहाँ के नगरों के बारे में, वहाँ के घरों के बारे में, वहाँ के नालों के बारे में, सड़कों के बारे में, वहाँ की खेती के बारे में और वहाँ के लोग जो है अपना मनोरंजन कैसे करते थे, बाट क्या था, ये सब जो भी चीज़ हमने पढ़ी उसे आज हम क्या करेंगे, फिर से शुरू से लेकर के अंत तक हम उसे फिर से आज की क्लास में रिवीजन कर डालेंगे। ये क्लास खत्म होते ही हम शुरू से लेके, हमारा आरंभिक नगर का जो शुरुआत है वहाँ से लेके अंत तक हम लोग आज रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, ताकि दिमाग में एकदम सेट हो जाए। तो हमारा जो मोहनजोदारो है वो भी पाकिस्तान में है, हड़प्पा जो था वो भी पाकिस्तान में था। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले के सिंधु नदी के किनारे स्थित एक नगर था। इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में हुई थी। आपकी मोहनजोदारो की खोज कब हुई थी, 1922 में। और हमारा जो हड़प्पा था उसका पता कब चला था, 1921 में। ठीक है, किसने की थी, मसाल, याद है, मसाल से याद हुआ होगा, सर जॉन मसाल। ठीक है, उन्होंने की थी। 1921 में हमारे हड़प्पा के नगर का पता चला था और मोहनजोदारो का हमारा पता चला था 1922 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, सिंधी भाषा में मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है मृतकों का टीला। यानी मोहनजोदारो का सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। तो अगर आप लोग से पूछा जाए कि मृतकों का टीला जो है वो किसे कहा जाता है,
तो क्या कहोगे? सिंधु घाटी की सभ्यता का एक पूरा स्थल मोहनजोदारो को। ठीक है, आपका जो मोहनजोदारो है वो क्या है? सिंधु घाटी का एक पूरा स्थल है। ठीक है, मोहनजोदड़ो आपका सिंधु घाटी का जो एक पूरा स्थल है उसका क्या है? ये सिंधु घाटी की सभ्यता का एक पूरा स्थल है आपका मोहनजोदारो। ठीक है, अब सिंधु घाटी को हम लोग हड़प्पा भी कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? सिंधु घाटी का जो सभ्यता है उसे हम लोग हड़प्पा के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता को हम लोग हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं और मोहनजोदारो जो है वो सिंधु घाटी की एक क्या है? सभ्यता का एक पूरा स्थल है। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक पूरा स्थल है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसका एक पूरा स्थल है। कौन? मोहनजोदारो। तो इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं, यानी कि मुर्दों का टीला, जहां मुर्दों को दफनाया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि मोहनजोदारो से एक लाश के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। एक लाश के साथ यानी एक इंसान के साथ बकरी को भी दफनाया गया। कहाँ पे? मोहनजोदारो में। ठीक है, तो सिंधी भाषा में मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी कि मुर्दों का टीला, जहां मुर्दों को दफनाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? मोहनजोदारो में विशाल जलकुंड यानी कि तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार का नाम दिया। अब मोहनजोदारो में ही आप लोग से पूछा जा सकता है महान स्नानागार जो है वो कहाँ पे मिला था? तो मोहनजोदारो में। तो मोहनजोदारो में विशाल जलकुंड यानी कि एक तालाब, जलकुंड मतलब एक तालाब, वो बनाया गया था, जिसे क्या किया गया? जब वो चीज़ मिला तो पुरातत्वविदों ने उससे महान स्नानागार का नाम दिया। ठीक है, उन लोग का मानना था कि वहाँ पे सब लोग आके वहाँ जो थे वो स्नान करते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिए बस। महान स्नानागार कहाँ मिला है? आपका मोहनजोदारो में मिला है। ये क्या था? एक विशाल जलकुंड था, यानी कि एक तालाब था। नेक्स्ट है बड़े बड़े भंडार गृह जो है वो कहाँ मिले? आपका जो बड़ा बड़ा भंडार गृह जो है, जहाँ पे आप क्या करते हो? अनाज को इकट्ठा करके रखते हो, कहाँ मिले हैं? आपका हड़प्पा में, मोहनजोदारो में और लोथल में मिला है। बड़े बड़े भंडार गृह जो है जहाँ पे अनाजों का भंडारण किया जाता है, यानी कि रखा जाता था, बहुत सारा भंडार रहता था, वो हड़प्पा में था, मोहनजोदारो और लोथल में था। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अग्निकुंड का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? लोथल और कालीबंगा से। ठीक है, अग्निकुंड का जो साक्ष्य है, यानी कि क्या पता चला? अग्निकुंड यानी वहां पे क्या होता होगा? अग्निकुंड में क्या होता है? हवन। हाँ, ये होता है ना अग्निकुंड आपका ऐसे। वो कहाँ आप लोग को मिले हैं? लोथल में और कालीबंगा में। लोथल कहाँ है? लोथल आपका गुजरात में है और कालीबंगा कहाँ है? वो आपका राजस्थान में है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति कहाँ से मिली है? अब आपका जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पे एक क्या मिल गया? कढ़ाईदार वस्त्र पहना एक मूर्ति व्यक्ति का। ठीक है, कढ़ाईदार वस्त्र मतलब उसकी कपड़े जो है उसमें कढ़ाई किया हुआ था, यानी वर्क किया हुआ, उसके कपड़ों में वर्क किया हुआ था। ये जो है एक इंसान की मूर्ति मिल गई हमें हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन वो कहाँ से मिली? हड़प्पा सभ्यता में तो मिली, लेकिन कहाँ से मिली? तो वो मोहनजोदारो से आपको मिली है। क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहला चीज मोहनजोदारो कहाँ है आपका? वो है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले के सिंधु नदी, देखिए कैसे जुड़ा है, सिंध प्रांत के लड़काना जिले के सिंधु नदी में, यानी सिंध प्रांत होगा और सिंधु नदी होगा। ठीक है, किनारे स्थित एक प्रमुख नगर था। इसकी खोज कब हुई? अब 1921 में तो हमारे हड़प्पा नगर की खोज हुई। तो मोहनजोदारो
वो 22 में हुई होगी, ठीक है। तो 1922 में। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला, यानी मुर्दों का टीला, जहां मुर्दों को दफनाया जाता था, ठीक है। वहां से ही हमें क्या मिला था? एक इंसान के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में विशाल जलकुंड यानी तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा? महान स्नानागार। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। एक जलकुंड था, विशाल जलकुंड था, ठीक है। बड़े बड़े भंडार गृह कहाँ मिले थे? जहाँ सबसे ज़्यादा अनाज को इकट्ठा किया जाता था, आपका हड़प्पा में मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला था, और आपका कहाँ मिला था? लोथल में मिला था। क्लियर है? अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो अग्निकुंड जो होता है उसके साक्ष्य कहाँ मिले? लोथल में, यानी लोथल आपका कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा में यानी राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता की कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति। अब हमें क्या हुआ है? हड़प्पा सभ्यता में एक कढ़ाईदार वस्त्र पहना, ठीक है, एक व्यक्ति का मूर्ति मिला है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिला है? तो आपके मोहनजोदड़ो से मिला है। क्लियर है? आप लोग को अच्छे से पता होगा, हमारा जो सिंधु सभ्यता होता है क्या है? सबसे प्राचीन सभ्यता, ठीक है। इसे ही किसके नाम से जाता है? इसे हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता में ही एक क्या हुई थी? कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति मिली, जो थी मोहनजोदड़ो से। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हमारा है क्या है? हड़प्पा सभ्यता में कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन कहाँ मिले थे? आपके मोहनजोदड़ो में मिले थे, ठीक है। एक हड़प्पा सभ्यता में आप लोग को एक आदमी वर्क वाले कपड़े पहने की मूर्ति भी मिली थी, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। और हड़प्पा सभ्यता में कपड़े के टुकड़े यानी कपड़ों के टुकड़े के अवशेष, ठीक है। और साथ में आपका चांदी का एक फूलदान जो है, जो आप लोग का चांदी का पहले होते थे ना चांदी के फूलदान, ठीक है, पहले के चांदी के जो फूलदान होते थे वो इस तरह के होते थे, या फिर बहुत सुंदर शेप में, ठीक है। आपके जो चांदी के फूलदान होते थे हड़प्पा सभ्यता के, उसके ढक्कन जो है वो कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। तो याद रहेगा, एक आदमी जो है वर्क वाले कपड़े पहन के, यानी एक आदमी मिला जो क्या था? कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति मिली थी हड़प्पा सभ्यता में। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और एक हड़प्पा सभ्यता में कपड़ों के टुकड़े के अवशेष भी मिले हैं, और चांदी के एक फूलदान के ढक्कन, ये भी जो है कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। क्लियर है? अब है आप विशेषज्ञ किसे कहते हैं? विशेषज्ञ किसे कहते हैं? जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है उसे विशेषज्ञ कहते हैं। जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, ये सब चीज क्या है? कोई खास चीज है, उसके लिए क्या किया गया? प्रशिक्षण लिया गया, ठीक है, यानी कि उसे सीखा गया, उसे ही कहते हैं विशेषज्ञ। जैसे होता है डॉक्टर्स में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, जो कोई होते हैं क्या? हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी वो हार्ट से संबंधित इलाज आपका करेंगे। कोई क्या होते हैं? आपके पेट के संबंधित होते हैं, यानी पेट से रिलेटेड जितने आपके हैं वो सबका इलाज करेंगे। तो क्या किए वो लोग किसी खास चीज के लिए प्रशिक्षण लिए, ठीक है। तो वैसे विशेषज्ञ जो होता है वो क्या होता है? जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। जैसे होता है पत्थर को तराशने के लिए आपको प्रशिक्षण लेना पड़ता है, मन के चमकाना, इन सब चीजों के लिए, खास चीजों के लिए क्या करना पड़ता है? प्रशिक्षण लेना पड़ता है, ठीक है। फेयंस, अब फेयंस क्या है? फेयंस क्या है? हड़प्पा सभ्यता के दौरान प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम पत्थर है। फेयंस आपका क्या है? पत्थर है, ठीक है, एक कृत्रिम पत्थर है। बाट भी जो बना था वो भी एक पत्थर था। क्लियर? मनके जो बनते थे वो भी पत्थर से ही बनते थे। तो ये सब चीज जो था वो एक पत्थर था। पहले तो कुछ अलग से फैसिलिटी नहीं मिलती थी ना, पत्थर के ही सब कुछ बनते थे। तब तो आज सीखे कि क्या क्या चीज बन सकता है। पहले के लोग
उस चीज को बनाते थे तो पत्थर से बनाते थे। तो फेंस जो होता है वो क्या है, एक कृत्रिम पत्थर है, यानी हड़प्पा सभ्यता के दौरान प्रयोग किया जाने वाला एक कृत्रिम पत्थर है। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है उस समय इसे प्रयोग करते थे। ठीक है, इस कृत्रिम पत्थर को। अब इसको तैयार कैसे किया जाता था, तो फेंस को तैयार कैसे किया जाता था, तो इसे बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को, यानी बालू या स्फटिक पत्थरों के जो चूर्ण होते थे उसको गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। फिर वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी जिनका रंग नीला या हल्का समुद्री हरा होता था। इस प्रकार से कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। फेंस को कैसे तैयार किया जाता था, बालू या स्फटिक पत्थर होते थे, इनके चूर्ण को मिला के, इनके जो डस्ट होते थे उसको मिलाया जाता था और गोंद मिलाया जाता था, यानी गम मिलाया जाता था, और उससे क्या होते थे, वस्तुएं बनाई जाती थी। यानी कोई भी वस्तु बनाया गया और फिर वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी जिससे वो खूबसूरत लगे, और उनका रंग जो होता था वो कैसा होता था, उस परत का रंग वो नीला या हल्का समुद्री हरा होता था। इस प्रकार से फेंस जो होता था वो हमारा तैयार होता था। अब इससे बनाया क्या जाता है, इससे आपके मन के चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, फेंस से आपकी चूड़ियाँ, मन के छोटे बर्तन, ठीक है, बाले, ये सब चीज होता है जो आप लोग हाथ में चूड़ियाँ, बाले पहनते हो, वो सब किससे बने हैं, वो सब फेंस से बने हैं। ठीक है, इसमें कुछ याद करना पड़ रहा है, आप लोग को ये भी पता चल गया कि आपकी चूड़ी, बाले जो होते हैं वो किससे बनते हैं, है ना। तब इसमें याद करने जैसा तो कुछ है ही नहीं। तो अब आपके मन के क्या है, मन के हम लोग कल पढ़ा था, क्या था ये, इसको एक शेप में ला करके क्या होता था, पत्थर ही एक होता था जिसको तराशा जाता था और उसको क्या किया जाता था, काटा जाता था, तराशा जाता था और उसको एक शेप में ला के उसमें एक छेद करके उसे धागे से पिरोया जाता था। यानी उसका यूज माले के तौर पे कर सकते थे, घर में सजावट के लिए कर सकते थे, वो हमारा होता था मन का। ठीक है, चूड़ियाँ तो जानते हो, बाले जानते हो, छोटे बर्तन, इन सभी चीज़ों को बनाए जाते थे फेंस से। अब फेंस कैसे बनता था, तो वो बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण जो होते थे उसको गोंद में मिलाया जाता था। उसके बाद फिर वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और नीली रंग की होती थी या फिर आपकी समुद्री हरा वो कलर का होता था। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा कच्चा माल। कच्चा माल किसे कहते हैं, ये नॉर्मल चीज़ है, इसे थोड़ा बस समझ लेते हैं। ठीक है, तो कच्चा माल उस प्राकृतिक चीज को कहते हैं, ठीक है, उन पदार्थ को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर जो प्रकृति रूप से, यानी प्रकृति जो होती है वो हमें देती है, या फिर किसान या पशुपालक जो है उसका क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क, कपास, ये सब जो है क्या है, ये कच्चा माल है। ठीक है, जो आपका लकड़ी हुआ, धातु के अयस्क हुए या कपास, ये सब आपका एक कच्चा माल है। ये को कैसे पदार्थ है, ये चाहे तो हमें प्रकृति रूप से प्राप्त हो जाता है या फिर किसान और पशुपालक जो है वो इसका उत्पादन करते हैं। ठीक है, वो होता है आपका कच्चा माल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा धोलावीर नगर। धोलावीर नगर अब कहाँ है, ये गुजरात के कच्छ इलाके में खदर बेत के किनारे स्थित है। ठीक है, ये गुजरात में है, ये चीज याद रखना है। धोलावीर जो है वो गुजरात में है और आपके कच्छ इलाके में खदर बेत के किनारे स्थित है। कच्छ इलाके में खदर बेत के किनारे स्थित है। धोलावीर जो है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित है। ये जो धोलावीर है ये एकमात्र ऐसा नगर है हड़प्पा सभ्यता का जो क्या है, 3 भागों में विभाजित है। तो हड़प्पा सभ्यता के उस नगर का नाम बताइए जो 3 भागों में विभाजित है, कौन से होंगे, धोलावीर होगा। ठीक है, कहाँ है आपका, गुजरात में है।
नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से स्टेडियम अर्थात एक खुला मैदान प्राप्त हुआ है जहां सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजित किया जाता है। यानी कौन सी जगह है हड़प्पा सभ्यता का, वह कौन सा नगर है जहां से स्टेडियम यानी कि एक खुला हुआ मैदान जहां पे आपके जो सार्वजनिक कार्यक्रम है वो आयोजित करवाए जाते हैं, तो आपका कौन सा है, वो धौलावीर है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लोथल कहाँ स्थित है। अब जो लोथल है वो कहाँ स्थित है, ये भी गुजरात में है। ठीक है, ये गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे स्थित है। आपकी लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे स्थित है। अब ये जो तीनों है आपका हड़प्पा सभ्यता का ही ये नगर है। ठीक है, कौन कौन सा, आपका मोहनजोदारो हड़प्पा सभ्यता का नगर है, आपका धौलावीर जो है वो भी क्या है, हड़प्पा सभ्यता का नगर है। हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसे ही हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और हड़प्पा सभ्यता का नगर कौन कौन सा है, आपका मोहनजोदारो हड़प्पा सभ्यता का नगर है, धौलावीर आपके हड़प्पा सभ्यता का नगर है, लोथल ये भी आपके हड़प्पा सभ्यता का नगर है। यानी ये सब जो है वो आपके हड़प्पा सभ्यता में ही आते हैं। क्लियर है। तो आपका धौलावीर कहाँ होगा, गुजरात में है। गुजरात तो भूलना ही नहीं है कि गुजरात आपका इतना लंबा जगह रहे ना रहे, लेकिन ये गुजरात, इसको दिमाग में सेट रखना है कि गुजरात में है। धौलावीर भी गुजरात में है और आपका जो क्या है लोथल ये भी गुजरात में है। दोनों क्या है, हड़प्पा सभ्यता के नगर है और दोनों गुजरात में भी है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का नगर कहाँ होगा, आपका गुजरात में होगा। और जो आपका मोहनजोदारो है वो कहाँ होगा, वो पाकिस्तान में होगा। ठीक है, तो ये भी कहाँ है आपका लोथल, गुजरात में खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी की एक उपनदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नदी नहीं, उपनदी के किनारे स्थित है। तो उपनदी ध्यान रखिएगा, उपनदी के किनारे स्थित है। और जो है हमारा धौलावीर वो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर है जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे बड़ा स्टेडियम का बात आए, मैदान आए कि जहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था हड़प्पा सभ्यता का, वो कौन सा नगर था, तो आपका धौलावीर था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब आप लोग को ये भी पता है हमारे लोथल से ही अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले हैं, हमारे लोथल से ही अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और अग्निकुंड लोथल कहाँ है, वो हमारे गुजरात में है। कहाँ पे, खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट है हमारा लोथल किन चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो लोथल जो था वो किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था, क्या क्या वहाँ पे मिलते थे। लोथल पत्थर, शंखों, मनके और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी लोथल में आप लोग के पत्थर मिलते थे, पत्थर बहुत सारे, जिससे आपके बाट भी बनते थे, आपके क्या होते थे, फैंस जो होता है वो भी बनता था पत्थर के चूर्ण से, और आपके मनके भी वो एक तरह का पत्थर ही था जिससे बनता था। तो लोथल पत्थर, शंखों, मनके और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था जहाँ पे धातुओं से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी। यहाँ भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ जो भंडार गृह था हमारे लोथल में, कौन कौन जगह पे था भंडार, लोथल था आपका, मोहनजोदारो था और एक कालीबंगा था। ठीक है, तो ये जो मुद्रांकन है भंडार गृह से मिले थे, कई मोहरे मिले थी, मुद्रांकन और मुहरबंदी मिले थे। क्लियर है। अब मुद्रांकन जो होता है और मुहरबंदी ये है क्या, ठीक है, ये क्या है, तो ये गीली मिट्टी पर दबाने से बनी छाप अर्थात मुहर की छाप को मुद्रांकन या मुहरबंदी कहा जाता था। कैसे बनाया जाता था मुहर, वन मिनट, ठीक है, ये गीली मिट्टी को, जैसे मिट्टी रहता था, गीली मिट्टी रहती थी, उसमें क्या किया जाता था, अगर गीली मिट्टी में आप लोग किसी भी चीज़ से दबाते हो, चलो इस मार्कर से हम
गीली मिट्टी को दबाते हैं तो क्या होता है, इसका जो शेप है वो मिट्टी में दिख जाता है। ठीक है, वो शेप उस मिट्टी में बन जाती है। तो वैसे ही गीली मिट्टी में क्या करते थे, बनी छाप अर्थात मुहर या मुहर की छाप को मुद्रांकन या मुहरबंदी कहते थे। वो छाप को उसमें दबाते थे उस मुहर को, और उसी को क्या कहा जाता था, मुहरबंदी या फिर मुद्रांकन कहा जाता था। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा नगर था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो कौन सा नगर था, तो वो आपका लोथल था। इसे याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह, जहां हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह आ गया, याद रखना है लोथल। लोथल से हमें अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं और ये हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह भी है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई, तो ये लगभग 39,000 साल पहले हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हो रहा था यानी खत्म हो रहा था, वहाँ की जो सभ्यता खत्म हो रही थी उसका अंत हो रहा था, वो कब से शुरू हुआ था, वो लगभग 39,000 साल पहले से उसका अंत होना शुरू हो गया था। अब उसके अंत होने के पीछे कारण क्या है, तो वो क्या कारण था, वो आपका था बाढ़, आर्य का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, महामारी, साधनों का अधिक उपभोग। ठीक है, आप लोग की एक मूवी भी आई थी मोहनजोदारो, या क्या मूवी की नाम थी यार, मूवी में सब कैरेक्टर याद रहता है लेकिन मूवी का नाम याद नहीं रहता है। ठीक है, आपका उसमें ये था, क्या कहते हैं उसको, क्या नाम है, ऋतिक रोशन। ठीक है, वो थे उस मूवी में, तो देखे थे उस सभ्यता का अंत कैसे हुआ था, वो बाढ़ के कारण हुआ था। तो वही चीज है आपका जो है हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, बाढ़ के कारण हुआ था, आर्य का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन यानी वहाँ की जलवायु जो हो रही थी वो उसमें बदलाव आ रहा था। ठीक है, महामारी हो गया था, साधनों का अधिक उपभोग हो गया था, सबसे प्रमुख कारण जो था वो आपका बाढ़ था और आर्यों का आक्रमण था। क्लियर है, चलिए इतना समझ गए। लोथल किन चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था, लोथल से पत्थर मिलते थे तभी तो इतने कुछ बन रहे थे ना, आम मनके बन रहे थे, आपके बाट भी बन रहा था वो एक पत्थर से, फेंस बन रहा था वो भी पत्थर के चूर्ण से बन रहे थे। तो लोथल आपका पत्थर के लिए, शंखों के लिए, मनके और धातु से बनाई गई चीजों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, वहाँ के जो भंडारगिरी था वहाँ से मोहरे भी मिली थी, जिसे मुहरे और मुद्रांकन और मुहरबंदी भी मिले थे। अब मुद्रांकन और मुहरबंदी क्या होता था, वो क्या होता था, गिल्ली मिट्टी रहती थी, उसमें क्या करता था, दबाने पर बनी छाप अर्थात मुहर की छाप को, यानी जो मोहर से उसे दबाया जाता था उसका छाप जो बन जाता था उस मोहर का, उसे ही मुद्रांकन और मुहरबंदी कहते थे। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, जहां बंदरगाह नाम आया तो लोथल। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिले थे, लोथल से मिले थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के अंत की शुरुआत 39,000 साल पहले से शुरू हो गई थी। कारण था, प्रमुख कारण बाढ़ और आर्यों का आक्रमण था। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, मम्मी। अब मम्मी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जो आपका ख्याल रखती है, जो आपको अच्छे से खाना खिलाती है, जो आपके लिए खाना बना के आपको बेड पे ला के देती है। ठीक है, सही गलत क्या है वो बताती है, नहीं, हम उस मम्मी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, हम आप लोग की मम्मी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इस मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हमारा जो इतिहास है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे हमारे उस मम्मी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप लोग खुश मत होइए, चलिए मम्मी आ गया, आपका टॉपिक आया है, नहीं मम्मी को मत बुला के लाइएगा क्लास में। ठीक है, यहाँ हम दूसरे बात कर रहे हैं, यानी दूसरी मम्मी की बात कर रहे हैं। क्या होता है, मिस्र में राजाओं के मरने पर उनके शवों को पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, कहाँ ये होता था, मिस्र में। राजाओं, जब राजा जो होते थे वो लोग जब मर जाते थे, जब उनकी डेथ हो जाती थी तो क्या किया जाता था, उनके शव को, यानी उनके जो बॉडी होती थी उसे पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शव को मम्मी कहा जाता था। ठीक है, जब राजा डेथ कर जाते थे, मर जाते थे, तो उनका जो बॉडी होता था, यानी उनका जो शव होता था, उसे पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। ठीक है,
हम लोग में क्या होता है, जला दिया जाता है, दफनाया जाता है, लेकिन वो लोग क्या करते थे, वो लोग सुरक्षित रखते थे अच्छे से, ठीक है। और इन शव को क्या कहते थे, मम्मी कहते थे। अब ये जो पिरामिड्स है वो क्या है, उसे भी समझते हैं। तो सबसे पहले मम्मी शब्द, ये जो मम्मी शब्द है ये कहाँ से लिया गया था, ये हमारे अरबी भाषा से लिया गया था, ठीक है। ये क्या होता था, ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ठीक है। यानी कि प्राचीन मिस्र और कुछ अन्य देश जो होते थे वो लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि मृत व्यक्ति के शरीर को संभाल कर रखा जाना चाहिए ताकि वह अगले जन्म में उसे पा सके। तुर्की मिस्र लोग का क्या मानना था, ये लोग क्या करते थे, शव को अच्छी तरह से एक पिरामिड में दफना के रखते थे। इनका विश्वास था पुनर्जन्म का, कि दोबारा से जन्म होगा, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, जो मृत व्यक्ति था उसके शरीर को संभाल कर रखते थे, ठीक है, ताकि अगले जन्म में उसे पा सके। यानी वो लोग पिरामिड में अच्छे से उसके व्यक्ति के जो शव होते थे, जो बॉडी होते थे, उसको अच्छे से रखते थे उस पिरामिड में। क्यों, उनका ये मानना था कि अच्छे से रखेंगे, पुनर्जन्म में फिर से वो हमें किसी रूप में मिलेंगे, ठीक है। यानी वो पुनः जन्म में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि अगर मृत व्यक्ति के शरीर को संभाल के रखा जाए तो अगले जन्म में उसे पा सकेंगे, ठीक है। अभी दूसरे जन्म का नाम ले लो, तो अभी आप लोग एक के साथ रह रहे हो, नेक्स्ट दूसरे जन्म में आप लोग को कहा जाए कि चलो ऐसे ही होगा कि दूसरे जन्म में भी हम मिलने वाले हैं, क्या एक के साथ अभी जिसके साथ रह रहे हो फिर अगले जन्म में रहने वाले हो कि नहीं? हाँ, वो तो आप ही लोग बता सकते हो कि आपके मन में क्या खिचड़ी पक रही है। सुनाने को तो आप लोग बोल दोगे कि हाँ बाबू सोना हम रहेंगे, अगले क्या 7 जन्म तक हम रहेंगे। हाँ, लेकिन इसी जन्म में आप लोग का क्या हुआ होगा, बैंड बजा होगा, ठीक है। लेकिन उन लोग का मानना था, मिस्र के जो लोग थे वो लोग तो मानते थे, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, इसलिए वो लोग उसके जो बॉडी होते थे, जो मृत व्यक्ति के बॉडी होते थे, शव होते थे, उसको पिरामिड में सुरक्षित दफना के रखते थे, ताकि उन्हें लगता था कि फिर से अगले जन्म में वो हमें मिल सकता है, ठीक है। और वो जो शव होते थे उसे ही मम्मी कहा जाता था। अब पिरामिड किसे कहते हैं, पिरामिड में तो दफनाया जाता था, लेकिन पिरामिड क्या होता था, बड़े बड़े मकबरों को पिरामिड कहा जाता है, ठीक है। या मिस्र में पाया जाता है। पिरामिड कहाँ पाया जाता है, मिस्र में पाया जाता है। पिरामिड किसे कहते हैं, बड़े बड़े मकबरों को पिरामिड कहते हैं। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए किस देश में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किए जाते हैं, मतलब जो शव को दफनाने का जो एक परंपरा होता है वो सबसे ज़्यादा खर्च जो होता है वो कौन सा देश करता है, वो मिस्र करता है। क्यों, क्योंकि इन लोग का मानना है कि अगर हम उसे अच्छे से पूरे परंपरा के साथ पिरामिड्स में दफनाते हैं, सुरक्षित रखते हैं, तो वो हमें फिर से मिलेगा, पुनर्जन्म में वो हमें फिर मिलेगा, ये उनका मानना था, ठीक है। इसलिए वो लोग क्या करते थे, शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए सबसे ज़्यादा धन दौलत जो है वो खर्च करते थे। कौन सा देश करता था, मिस्र करता था, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। मम्मी किसे कहते हैं, हमारी घर की मम्मी नहीं, यहाँ की मम्मी पे बात करेंगे। मम्मी जो राजाओं के मरने के बाद उनके शवों को पिरामिड में दफनाया जाता था, ठीक है, ताकि वो सुरक्षित रहे, उसे ही मम्मी कहते थे। अब पिरामिड क्या होता था, मकबरा, ठीक है, बड़े बड़े मकबरे को पिरामिड कहा जाता था, जो कहाँ पाया जाता है, मिस्र में पाया जाता है। अब इसे जो है पिरामिड में क्यों दफनाया जाता था, क्योंकि इनका मानना जो था पुनर्जन्म, यानी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि अगर बॉडी को अच्छे से परंपरा के साथ दफनाया जाएगा तो क्या होगा, पुनर्जन्म में हमें वो फिर से प्राप्त होगा। क्लियर है। और परंपरा के लिए शवों को दफनाने की जो परंपरा होती थी उसमें सबसे ज़्यादा खर्च कौन सा देश करता था, धन दौलत की खर्च वो मिस्र ही करता था। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो ये आपका आरंभिक नगर चैप्टर 4 खत्म हो गया है, ठीक है।
अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोग को एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। क्लियर? तो एक बार हम देख लेते हैं हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है शुरू से लेके अंत तक। ठीक है, पूरे चैप्टर में देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है शुरू से लेके अंत तक, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? आरंभिक नगर के बारे में। आरंभिक यानी कि शुरुआत का नगर, सबसे पहले का नगर। तो सबसे आरंभ का नगर, शुरुआत का नगर कौन सा था? हमारा हड़प्पा नगर। कहाँ था? आपका पाकिस्तान में था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था नगर दुर्ग। किसे कहते थे? हड़प्पा सभ्यता के नगर के पश्चिमी भाग, जो पश्चिमी भाग होता था छोटा होता था, लेकिन वो ऊंचाई पे होने के कारण उसे क्या कहते थे? नगर दुर्ग कहते थे। और निचला भाग तो पूरब में होता था। ठीक है, निचला भाग पूरब में होता था, लेकिन नीचे होने के कारण, लेकिन पूरब के बड़े हिस्से में था, लेकिन यह निचले इलाके में थे, इसलिए इसे निचला नगर कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के भवन के बारे में। 1 मंजिले या 2 मंजिले के घर बनी होती थी, बीच में आंगन होता था और चारों तरफ कमरे के जो दरवाजे हैं वो होते थे। ठीक है, यानी आपके कमरे होते थे, हर घर में एक स्नानागार होता था या फिर आपका कुआं होता था। अब वहाँ की क्या पढ़े थे हमने? हड़प्पा सभ्यता के नालों के बारे में। तो वहाँ का क्या खासियत था कि घर के नाले जो है वो बाहर के नालों से जोड़ दिया जाता था और उस नाले को फिर बड़े नालों से जोड़ दिया जाता था और हर जगह एक होल लगा रहता था। ठीक है, हर जगह क्या होता था? सफाई के लिए मेन होल बनाया जाता था। क्लियर है? और वहाँ के जो घर होते थे, सड़क होते थे, नाले होते थे, इन सब का निर्माण जो है एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था, यानी एक योजना बना के कि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था? सॉरी, उसके बाद हमने देखा था लिपिक। लिपिक क्या करते थे? तो लिपिक जो है वो मोहरों को, यानी जो मोहर होता था उसे या अन्य चीज़ों को लिखने का काम करते थे। लिपिक, लॉ से लिपिक और लिखने का काम। ठीक है, लिपिक क्या करते थे? लिखने का काम करते थे। किस पे? मोहरों पे या फिर अन्य चीज़ों पे वो लिखने का काम करते थे। नेक्स्ट हमारा था शिल्पकार। उनका क्या काम था? वो पक्की मिट्टी के खिलौने बनाते थे, कांसे की मूर्ति बनाते थे, मनके बनाते थे, गहने बनाते थे, औजार, बर्तन, ये सब चीज़ जो काम है बनाने वाला वो कौन बनाते थे? तो शिल्पकार बनाते थे। नेक्स्ट हमने देखा था अब बाट। हड़प्पा सभ्यता में बाट किससे बनाए जाते थे? तो बाट किससे बनाए जाते थे? चट नामक पत्थर से। बाट क्या होता था? जो तराजू, एक साइड हम कीमती वस्तुओं पत्थरों को रखते हैं और एक साइड बाट को रखते हैं तोलने के लिए। ठीक है, वो होता है बाट। किससे बनाया जाता था? चट नामक पत्थर से बनाया जाता था। बाट चट नामक पत्थर से बनाया जाता था। क्लियर है? अब मनके वो किससे बनाए जाते थे? तो कर्निलियन पत्थरों को काट कर, कर्निलियन पत्थर जो होता था उसको काटा जाता था, तराशा जाता था, शेप दिया जाता था, उसमें होल किया जाता था और धागों से उसे पिरोया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मिट्टी के बर्तन बनाते थे वो किस रंग के होते थे? लाल रंग के होते थे और उसमें जो चित्रकारी की जाती थी वो आपकी काले रंग की रहती थी। उसके बाद हमने क्या देखा था? हड़प्पा सभ्यता का मनोरंजन कैसे करते थे? मछली पकड़ना, हिरण शिकार करना, इन सब चीज़ों से अपना मनोरंजन करते थे। हल का उपयोग करते थे खेती के लिए और गेहूं, जो आपका मटर, ये सब चीज़ जो है वो लोग उगाते थे। और हमने क्या देखा था? और बस कल हमने यही सब देखा था। और आज हमने क्या देखा? आज हमने मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ा है। ठीक है, यह हड़प्पा सभ्यता का नगर है। हड़प्पा सभ्यता का नगर मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता का नगर है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का नगर है। धोलावीर ये भी हड़प्पा सभ्यता का नगर है। सिंधु सभ्यता, हमारी प्राचीन सभ्यता जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसे ही हड़प्पा नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ से आपको क्या मिले थे? सबसे पहले तो वो पाकिस्तान में है स्नान कुंड, वो जो है कहाँ से मिला था? आपके मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, और हमने क्या देखा था? महान स्नानागार
कहाँ से मिला था? मोहनजोदारो से। अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल कालीबंगा से मिला था। बड़े भंडारगृह हड़प्पा मोहनजोदारो कालीबंगा से मिला था। और उसके बाद हमने फेंस के बारे में पढ़ा। फेंस क्या है? फेंस क्या था? उसको कैसे तैयार किया जाता था? बालू और अस्टफिक पत्थर को, बालू और अस्टफिक पत्थर जो होता था उसके चूर्ण को गोंद में मिला करके उससे एक वस्तु बनाई जाती थी, उसमें एक परत चढ़ाई जाती थी। ठीक है, वो चाहे तो नीले रंग की होती थी वो परत, या फिर समुद्री हरे रंग की वो परत होती थी। क्या क्या बनाया जाता था? चूड़ियाँ बनती थी और मनके बनते थे, बाले बनते थे, ये सब धातु बर्तन बनते थे, ये सब आपके फेंस से बनते थे। ठीक है, और क्या था? धोलावीर नगर के बारे में हमने पढ़ा। कहाँ है? धोलावीर आपका गुजरात में है। लोथल कहाँ है? लोथल भी आपका गुजरात में है। धोलावीर क्या है आपका? धोलावीर है जो आपके 3 भागों में विभाजित किया गया, एकमात्र ऐसा नगर है जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है आपका धोलावीर को। सबसे बड़े मैदान स्टेडियम, यानी कि आपके किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम को आयोजित कहाँ किया जाता था हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में? तो धोलावीर में किया जाता था। लोथल भी आपका गुजरात में है। वहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? तो वहाँ से आपको अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर है? चलिए, लोथल किन चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र बना? लोथल पत्थरों क्या, शंखों, मनकों, धातु, इन सभी चीज़ों का केंद्र बना है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है? हड़प्पा सभ्यता का जहां बंदरगाह का बात आता है तो लोथल है। क्लियर है? और इसका अंत कैसे हुआ? बाढ़ इसका एक कारण था, आर्यों का आक्रमण था। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन होना, ये सब इसका कारण था हड़प्पा सभ्यता के अंत का। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 39,000 साल पहले से इसकी अंत होना जो है वो शुरुआत हो गया था। मम्मी क्या है? तो मम्मी मिस्र में राजाओं, ये मिस्र याद रखिएगा, राजाओं के मरने पर उसके शव को पिरामिड में दफनाया जाता था और वो जो शव होते थे उसे मम्मी कहा जाता था। और पिरामिड क्या होता है? बड़े बड़े मकबरों को पिरामिड कहा जाता है, ये मिस्र में पाए जाते हैं। ठीक है, मम्मी कहाँ से लिया गया है? अरबी भाषा से लिया गया है। ये जो है पूर्व मिस्र के जो लोग होते थे वो लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, और सबसे ज़्यादा शवों को दफनाने की जो परंपरा होती है उसमें सबसे ज़्यादा धन दौलत का खर्च जो होता था वो आपका मिस्र में होता था। क्लियर? तो आपका चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अब हम चैप्टर 5 जो है उसे शुरू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक में कोई कंजूसी नहीं। ठीक है, हमारा जो दिल होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुतों के लिए बहुत जगह होती है, तो कंजूसी किस चीज़ की? तो स्माइल के साथ लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी या कुछ प्रॉब्लम तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतने ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। थैंक यू।